सारी संस्थाओं ने ये कहा है कि बच्चा जब तक 2 साल का न हो उसके सामने कौन सा भी स्क्रीन नहीं चाहिए, उसको मत दिखाओ, ना मोबाइल दिखाओ ना टीवी दिखाओ, कोई भी स्क्रीन उसके आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। अब आते हैं टीन्स पे, या क्योंकि वहाँ पे तो कहते हैं ना कि इतना कुछ बवाल चल रहा है। तो वहाँ पे आप थोड़ी सी समझ भी है, हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बच्चा हो, आपको समझ भी है, Yes. लेकिन फिर भी आप बॉर्डर्स क्रॉस करते हो। हाँ, उन्होंने उनकी लाइफ जो है वो इंटरनेट से अटैच कर दी है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण कोविड है, क्योंकि कोविड के दरमियान जो बच्चे घर पे थे, जिनका स्कूलिंग पूरा ऑनलाइन चल रहा था, तो उन्होंने वो स्पेस जो है वो स्पेस उनकी आइडेंटिटी से जोड़ दी है, और वो रिवर्स इंजन उसका नहीं है, पीछे आना बहुत मुश्किल हो रहा है उन बच्चों को। अच्छा, और सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम है प्राइवेसी, या वो भी आप क्रॉस कर चुके हो। न्यूडिटी बहुत ज्यादा एक्सचेंज्ड या बहुत वेरी इनसेंसिटिवली। या तो ये क्या चक्कर है, ये कैसे होता है, क्यों होता है? टीनेजर वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं। ओवरऑल इंटरनेट पे सॉफ्ट पॉर्न जो है वो कंटेंट बहुत ज्यादा है। क्विक साइबर सेफ्टी टिप्स क्या हो सकती हैं आपकी तरफ से? श्योर। या आपने टीनेजर्स से सुना होगा POV, पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। दैट इज P इज टेक अ पॉज। ओके। जब आप ऑनलाइन स्पेस में होते हो तो कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, अगर वो कोई अट्रैक्टिव कोई ऑफर हो, या फिर कोई वीडियो हो, या फिर कोई लिंक हो, या फिर कुछ भी चीज़ हो, तो आप रिएक्ट करने से पहले टेक अ पॉज। सारे बच्चे गेमिंग में आजकल होते हैं, तो वो ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं, और ऐसे 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 और ऐसे, ये पोस्चर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पकड़ने से आपके जो जॉइंट है वो जॉइंट पेन बहुत जल्दी चालू हो जाता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खैर, हम अभी ये शूट कर रहे हैं सुबह सुबह, इसीलिए मैं गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हमारी मॉर्निंग होती है ना, उसके बाद पहले मोबाइल अपने हाथ में आ जाता है। आप उस पर बहुत सारा वक्त उसमें देते हो, गवाते हो, और आप पता भी नहीं चलता कि कितना वक्त गया है। उसके बाद आप लैपटॉप पे आते हो, अपना काम करते हो, अपने सारे क्या कहते हैं जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन एक्टिविटीज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ हैं, वो सब आप अपने गैजेट्स से वो लेते हो और काम करते हो उस पर। लेकिन इसमें हम कितना वक्त गवाते हैं और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता कैसे एडिक्ट होते जा रहे हो, ये हमें पता नहीं चल रहा है। और हमारी जो ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं, हमारे जो एसिमुलेशन की पावर है, जो क्या कहते हैं अपनी जो शक्ति है, ये शायद हम इसको गवा रहे हैं। तो इसके जो थिन बॉर्डर्स हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल कैसे करें और हमारी जो एबिलिटीज़ हैं इसको भी हम कायम कैसे रखें, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि डिजिटल ये तो वर्ल्ड अनअवॉइडेबल है। आपका जो आपकी जो ग्रोथ है, आप क्या कहते हैं, आपके जो बिजनेसेस हैं, आपका एजुकेशन है, आप ग्लोबली आप बहुत क्या कहते हैं अपडेट हो रहे हो, ये सारा डिजिटल गैजेट से हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो सेंसिटिविटी है, इसको हम कायम कैसे रखें, इसके बारे में बात करेंगे। हमारी आज की मेहमान मुक्ता चैतन्य जी से। मुक्ता जी ने पिछले 12 साल से इस एरिया में काम किया है। वो भले साइबर क्राइम हो, डिजिटल अवेयरनेस हो, डिजिटल एडिक्टिवनेस हो, इसके बारे में अवेयरनेस देना और इसके बारे में हेल्प करना, मदद करना, इस पे काम करती हैं ये। तो आइए मिलते हैं मुक्ता चैतन्य जी से। नमस्कार मुक्ता जी। सो वी आर ग्लैड आप यहाँ हो, क्योंकि क्या कहते हैं अपना जो डिजिटल वर्ल्ड है आजकल इतना हम पे भारी हो चुका है, या इट इज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब अब तो हम लोग AI में जा रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में जा रहे हैं, और हम क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल हम सब एरिया में करते हैं। तो एक तरह से तो ऐसा है कि वो हमारा बिल्कुल क्या कहते हैं पार्ट हो गया लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, पर्सनल लाइफ का। आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब में आप वो पार्ट बन चुका है। और दूसरा ये है कि डर है कि हम इसमें डूब जाएं, इसका कोई क्या कहते हैं अगेंस्ट इफेक्ट
ना हो, या तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ज़रूर। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये इसको डिजिटल हेल्थ कह सकते हैं या हमारी सैनिटी संभालना इसको कह सकते हैं। तो शुरुआत हम बच्चों से करते हैं, क्योंकि बच्चों के हाथ में अभी मोबाइल जा Yes. चुका है। बच्चे अब एआई में जाएंगे, बच्चे अब ऐसे एरियाज में जा सकते हैं जहाँ पे योर माइंड कैन टेक, या राइट। एब्सोल्युटली। तो योर माइंड एंड गैजेट्स, इसको हम कैसे संभालें, इसका बैलेंस कैसे करें, दैट इज़ द होल या टॉक अबाउट दैट। सो बच्चों में अब कैसा गया, और बच्चों में जो आपने जो भी देखा इतने सालों में, ये कैसे अगेंस्ट उसके जा रहा है, क्या उसका असर हो रहा है, गलत असर क्या हो रहा है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो चीज़ ये है कि बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत होती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या है कि हम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि बच्चों को मोबाइल लगता है, उसको देना चाहिए, उसको एक्सेस होना चाहिए मोबाइल का। पर अब अगर आप देखें तो WHO है, या फिर अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएशन है, या फिर इंडियन पेडियाट्रिक एसोसिएशन है, ये सारी संस्थाएं जो हैं उन्होंने हर बार बच्चों के स्क्रीन टाइम के बारे में कोई गाइडलाइंस दी हुई है, पर हम लोग वो गाइडलाइंस ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सारी संस्थाओं ने ये कहा है कि बच्चा जब तक 2 साल का न हो उसके सामने कौन सा भी स्क्रीन नहीं चाहिए, उसको मत दिखाओ, ना मोबाइल दिखाओ, ना टीवी दिखाओ, कोई भी स्क्रीन उसके आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। पर आपको पता है हमारे घरों में कैसी सिचुएशन होती है, बच्चा बैठने भी नहीं लगता है तो उसके सामने स्क्रीन आ जाता है, वो खाना खाता है तो स्क्रीन देख के खाता है, या उसको एंगेज रखने के लिए हम ऐसे ही मोबाइल दे देते हैं। और फिर कैसा होता है कि बच्चे को वो कनेक्शन हो जाता है मोबाइल से, कि अगर खाना खाना है तो मुझे मोबाइल चाहिए, अगर मम्मी डैडी कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं, कुछ उनका काम कर रहे हैं, या फिर खाना पक रहा है घर में, कुछ अदर एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, तो मुझे मोबाइल चाहिए। तो ये जो कनेक्शन है ना, दैट कनेक्शन इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हर चीज़ को वो मोबाइल से कनेक्ट करने लगता है। जो हम लोग आजकल देखते हैं कि अगर बच्चों को डिप्रेशन है तो वो ऑनलाइन चले जाते हैं, उनको लगता है गेमिंग करने से मेरा सैडनेस चला जाएगा, मेरा स्ट्रेस चला जाएगा, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत एग्ज़ाम का प्रेशर है तो मैं गेमिंग करता हूँ। तो हर चीज़ को आप मोबाइल से अगर एसोसिएटेड रखोगे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि वर्चुअल जो जगह है जिसे हम आभासी दुनिया कहते हैं, वो आपके रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। लोग क्या करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सारे करते हैं, कि आप अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हो वो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, और वैसे नहीं वर्क होता है वो, क्योंकि रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो रियल लाइफ में ही सॉल्यूशंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपको गूगल शायद कुछ चीज़ें बता दे, या फिर आप कोई AI टूल इस्तेमाल करके कोई क्वेश्चंस पूछे तो उसके आंसर्स वो दे देता है, पर वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक चैटबॉट है, वो एक AI बॉट है, वो इंसान नहीं है। जो अनुभव के साथ इंसान आपको बताता है वो AI आपको नहीं बता सकता। इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है, इन्फॉर्मेटिव है, जो उसको फीड दिया हुआ है डेटा का, उसके आधार पर वो आपको रिएक्शंस देता है। तो ये जो इमोशनल कनेक्शन बन जाता है ना वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि एक चीज़ इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरी जो इंटरनेट की दुनिया है वो दुनिया इमोशंस पे चलती है, वहाँ पे कुछ और नहीं चलता है। द बिजनेस, वो जो इंटरनेट का बिजनेस है, वो जो मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल इमोशंस पे वर्क होता है। आप उसमें सोशल मीडिया ले लो, आप गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ले लो, आप साइबर क्राइम ले लो, आप एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री ले लो, कोई भी उसका पैटर्न ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो जो वर्चुअल वर्ल्ड का पार्ट है, वो सारी इंडस्ट्रीज कंज्यूमर के इमोशंस पे आधारित है, उसका बिजनेस मॉडल वैसा है। सो अगर बच्चे का कनेक्शन इमोशनली बहुत अर्ली एज में इंटरनेट के साथ जुड़ जाए तो एज अ कंज्यूमर वो बहुत देर तक इमोशनली उससे रिलेट करता रहेगा और हर एक चीज़ वो इमोशंस के बारे में ढूंढता रहेगा, एंड दैट इज़ आई थिंक
एब्सोल्युटली बहुत डेंजरस, जल्दी बहुत डिपेंडेंसी बहुत भी है। जल्दी। और जब डिपेंडेंसी हो जाती है तो एडिक्शन होता ही है, यू कैन नॉट एस्केप दैट। Correct. सो मैं तो हर बार यही कहती हूँ सारे पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को जितनी देर से आप मोबाइल दोगे, उसका एज जितना आप डिले कर सकते हो उतना आप करो, बिकॉज इंटरनेट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। वो दुनिया बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत रंगीन है। इंस्टिंक्टिवली आप किसी भी चीज के लिए उस पे जाते हो ना, छोटी छोटी चीजों छोटी-छोटी के लिए चीज़ों आप के अपना लिए, दिमाग या। नहीं इस्तेमाल करते हो। आप अपनी जो मेमोरीज हैं, Exactly. आपके जो अनुभव पहले मिले हैं, उसको कुछ भी आप छोड़े या, जा रहे छोड़ हो देते हो आप। और सीधा इस पे Yes, जाते हो। yes. तो अब ये बताइए कि आप तो पहली पत्रकार थी, या। लोकमत में बहुत अच्छी सेटल्ड, बहुत सालों से पत्रकारिता कर रही थी, और इसमें आने का कैसे आपने सोचा, क्यों आप इसमें ट्रांजिट हुई? डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा रीज़न हो रहा होगा। और ये करते वक्त आपने क्या, मतलब आपने आपको कैसे इसको महसूस किया कि क्यों ये आ रहा है, इसकी ग्रेविटी क्या है? तो चीज़ ये है कि मैं जैसे आपने कहा कि पत्रकार थी पहले, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में थी, पर मैं जब टीनेजर थी या फिर आप कह सकते हैं इन माई 20s, तो ऑर्कुट वहाँ चालू हुआ था, पहला वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो जब ऑर्कुट चालू हुआ था तो आई वॉज इन माई 20s, सो आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ ऑर्कुट। तो मैं वहाँ थी, मैं यूज़ करती थी बहुत सारा, और मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग उस वक्त लगता था, क्योंकि वो ऐसा ज़माना था जहाँ पे आप ये इमेजिन करने लगे थे थोड़ा थोड़ा कि मैं कहीं और बैठ के लाइव एक्चुअल टाइम में किसी इंसान से जो मुझसे कोसों दूर है, मैं बात कर सकती हूँ रियल टाइम में, और मैं चैटिंग कर सकती हूँ, मैं उसके साथ इंटरेक्शन कर सकती हूँ। तो दैट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग एज अ यंग एडल्ट। तो मैं बहुत सारा यूज़ करती थी ऑर्कुट। जब ऑर्कुट बंद हो गया और फेसबुक चालू हो गया, तो जैसे सारे लोग फेसबुक पे चले गए, मैं भी फेसबुक पे चले गई। बट हुआ ये कि जब मैं फेसबुक पे गई तब मैं ऑलरेडी आई वॉज इन जर्नलिज्म, तो कहीं तो मुझे लगता है एक वो जर्नलिस्ट का एंटीना होता है ना कि क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, तो वो थोड़ा मैं उस जोन में चली गई थी कि अरे ये न्यू प्लेटफॉर्म है, लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, लोग ऐसे क्यों यहाँ पे बातचीत करते हैं, वाई दे आर सो अटैच टू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और फिर धीरे धीरे मुझे उसमें बहुत रुचि पैदा हो गई। मुझे लगा कि ये नया है कुछ और ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि तब मराठी लैंग्वेज में ये सब जो चेंजेस है वो लिखने वाला कोई नहीं था। नोबडी वॉज देयर टू एड्रेस ऑल दिस चेंजेस। और मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था कि मुझे ये थोड़ा बताना चाहिए लोगों को कि ये क्या चल रहा है, किस जोन में हम लोग जा रहे हैं, हाँ ये क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर, और ये प्रेजेंट भी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। और वो रीजनल लैंग्वेज में लोगों को बताना ताकि उनको समझ में आए, बिकॉज इंग्लिश में था लेकिन सबको वो समझ में आती है लैंग्वेज, ऐसी बात नहीं है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग इन मराठी। और फिर मुझे जो फीडबैक मिला मेरे आर्टिकल्स के द्वारा, और जैसे जैसे मैं उसमें और रिसर्च करती गई, तो आई फील मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्विच करना चाहिए साइबर जर्नलिज्म को। तो मैंने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म छोड़ दिया था तब तक, बिकॉज ये भी था थोड़ा कि आई वांट समथिंग मोर चैलेंजिंग टू डू। तो मैं साइबर जर्नलिज्म में चली गई। और फिर साइबर जर्नलिज्म शुरुआत में आर्टिकल लिखना, पॉडकास्ट करना, या फिर अवेयरनेस की कोई न्यूज़ बनाना, ये सब चलता था मेरा। पर जैसे जैसे मैं घूमने लगी, लोगों से मिलने लगी, बातचीत करने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ आर्टिकल लिखे या फिर सिर्फ कोई न्यूज़ आइटम बना के बात नहीं बनेगी। तो मुझे ग्राउंड पे जाके ज़मीनी काम जिसे हम कहते हैं वो करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, तभी जुड़ना पड़ेगा, तभी मैं
लोगों को बता सकती हूँ कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, हाउ टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म्स वाइजली। एंड वो जो डिजिटल विजडम है वो हम लोग जब तक डेवलप नहीं करते, वो जो डिजिटल लिटरेसी है वो जब तक हम लोग उसके बारे में सीरियसली नहीं हो जाते, तब तक हम लोग बहुत सारे इश्यूज़ को हैंडल करने वाले हैं। सो मैंने एक 7-8 साल पहले से डिसाइड किया, आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द पीपल, लोगों के साथ काम करना शुरू किया, केसेस हैंडल करना शुरू किया, वर्कशॉप्स लेना या फिर कहीं जाके लेक्चर्स देना। 12 साल हो गए या 12 साल। इट्स 12 तो years आपका now। अनुभव से एक पता करते, जैसे आपने पिछली बार हम जब मिले थे बताया था कि लड़के या बच्चे कैसा इस्तेमाल करते, जैसे एक बच्चे स्कूल में मेरे ख्याल से उसने कैसे स्कूल को रैंसम या वो क्या किस्सा था, क्योंकि ये इतना हाँ, एक हमारे पास आई थी केस, वो 8th या 9th स्टैंडर्ड का बच्चा था और उसने स्कूल की पूरी जो सिस्टम थी वो इंटरनेट सिस्टम वो डाउन कर दी थी। और कैसे किया, किसने किया, कुछ पता नहीं था स्कूल को। एवरीबडी वॉज वेरी वरीड और टेक्नीशियंस को बुलाया था, एक्सपर्ट्स को बुलाया था, नोबडी वॉज एबल टू अप द सिस्टम। और ये बच्चा एकदम चुपचाप उसने कर दिया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ नहीं। और फिर आई थिंक 3-4 दिन के बाद वो बच्चा खुद ही टीचर के पास चला गया और उसने बोला कि मैंने ही किया है, अभी मैं अप भी कर देता हूँ आपके लिए। और उसने वो सिस्टम अप भी कर दी। तो स्कूल ने क्यों किया उसने, वही बता रही हूँ कि पर स्कूल ने ये वैसे नहीं लिया। स्कूल ने ऐसे नहीं देखा कि ये बच्चा क्यों कर रहा है ये सब कुछ, और ये इसके स्किल सेट जो है वो कैसे डेवलप हुए हैं। हैकिंग करना इज नॉट अ जोक, इट्स वेरी, हाँ उस उम्र में इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। पर स्कूल ने ये सब कुछ नहीं देखा, वो उसको रस्टिकेट करना चाहते थे। तो वो केस हमारे पास, माँ बाप हमारे पास आए थे, तो हमने जब बच्चे से बात करना शुरू किया तो ऐसा आगे आया कि बच्चे को आइसोलेशन था क्लासरूम में। ही वॉज नॉट अप्रिशिएटेड, उसको हर बार टॉन्टिंग होता था, बाकी बच्चे उसको साइबर बुलिंग करते थे या फिर डायरेक्टली बुलिंग करते थे। टीचर वॉज नॉट एड्रेसिंग हिज प्रॉब्लम्स। तो उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मुझे सारे पनिश कर सकते हैं तो मैं भी किसी को पनिश करता हूँ, और मेरी पनिशमेंट क्या है तो मैं सिस्टम डाउन कर देता हूँ, बिकॉज वही मेरे हाथ में है, बाकी कोई चीज़ों में से मैं पनिश नहीं कर सकता हूँ। तो उसने उसका जो एंगर था वो निकालने के लिए स्कूल के सिस्टम को डाउन कर दिया था। अभी हम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बहुत अलग तरीके से सोचते हैं उनकी स्पेस के बारे में। उनके हाथ में जो मोबाइल है, इंटरनेट है, वो जो टेक्नोलॉजी उनके हाथों में है, उसके बारे में जैसे बड़े सोचते हैं वैसा बच्चा नहीं सोचता है। बच्चा उसको अलग तरीके से देखता है। जैसे अभी मैंने कहा कि उसने उस टूल्स को पनिशमेंट की तरह से देखा कि मुझे अगर कोई डिफ़िकल्टी है और मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो अगर स्कूल एड्रेस नहीं करना चाहती है, दे आर पनिशिंग मी, तो मैं भी उसको पनिश करता हूँ, तो मेरी पनिशमेंट मैं कैसे दे सकता हूँ, तो आई कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी। इस तरीके से उसने देखा। आपको शायद पता होगा, कैरेक्टर AI करके एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोग जो भी यूज़र है वो AI चैटबॉट के आधार का एक कैरेक्टर बना सकता है, आर्टिफिशियल। वो कोई भी कैरेक्टर बना सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मेंटोर, टीचर, हुएवर इट इज़। और बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो रियल लाइफ डायलॉग हमें नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज समवन जो मैंने बनाया है, जो मेरे हिसाब से बातचीत करता है और मैं उससे बातचीत करके खुश हूँ। इस तरीके से बच्चे अभी इंटरनेट को यूटिलाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत अलग तरीके से ये सब ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, और एक मैं एग्जांपल केस आपको बताना चाहूँगी। जो वो बच्चा 10वीं में था और अभी स्कूल ख़त्म हो रहा है, सब सेंड ऑफ चल रहा है, सेंड ऑफ पार्टीज चल रहे हैं, सब ऐसा माहौल था। और उसने स्कूल के जो उनके टीचर्स थे या प्रिंसिपल थे
उनके कार्टून्स बनाए, हम्म, फोटोग्राफ मॉर्फ करके, और वो स्कूल का शायद उनका इंस्टा पे कोई ग्रुप चैट था, उस पे उसने वो अपलोड कर दिए। अभी वहाँ पे अपलोड करने के बाद वो वायरल हो गए, तो सारे स्कूल को पता चल गया कि इस टीचर के का ऐसा कार्टून बनाया है, उस टीचर का ऐसा कार्टून बनाया है। और वो वैसे वल्गर वाले कुछ किए नहीं थे बच्चे ने, जो कुछ भी बनाया था वो नॉर्मल कार्टून जैसा बनाया Humorous था, type. हाँ, पर टीजिंग वाला थोड़ा सा उसमें एंगल था। अगेन स्कूल ने ये अलग तरीके से लिया। स्कूल को ऐसा लगा दिस इज अ इंसल्ट टू एजुकेशन, दिस इज अ इंसल्ट टू आवर एफर्ट्स और Teachers and ये heads. सब। तभी भी ऐसे ही हुआ कि स्कूल ने कहा कि ये बच्चे को हम लोग निकाल रहे हैं। अभी वो तो यहाँ तक चले गए थे कि हम लोग इसके ऊपर FIR दाखिल कर देते हैं। ओह, तो अभी आप सोचिए 10वीं का बच्चा है, 2 महीने में उसकी एग्जाम्स है, और उसके ऊपर अगर चार्जेस लग जाते हैं तो उसका तो पूरा करियर ही खत्म हो गया। जब हमने बच्चे से बात की तो उसको ये पता ही नहीं चला था कि उसने कुछ गलत किया है। हम्म, उसने इसको कैसे देखा कि मेरे फ्रेंड्स बनाते हैं ऐसे मीम्स, वो डालते हैं, वो ये सब कुछ करते हैं, तो वो कभी ऐसे उसको लेके गुस्सा नहीं करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा अगर बना दिया, डाल दिया, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कैसी बात है। हम्म, तो उसको ये पता ही नहीं चल रहा था कि Gravity, हाँ, seriousness कि मेरी स्कूल इसको इतना सीरियसली क्यों ले रही है और इतना तो उसका उसके बवाल लिए क्यों बना रही excitement है। था। या उसके लिए वो एक्साइटमेंट था, उसके लिए वो मेरे जैसे अलग बाकी फ्रेंड्स ग्रुप में जैसे चलता है वैसे मैंने टीचर्स के साथ किया। टीचर भी तो दोस्त जैसे होते हैं। सो बच्चे खूब बहुत ही अलग तरीके से इन सारे प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। वो हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हमारे रिएक्शंस अलग हो जाते हैं और बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या गलत हुआ है। अगर हमको उनको ये आइडेंटिफाई करके देना है कि ये चीज़ें आपने गलत की है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे गलतियां तो करते हैं, हम तो गलतियां करते करके ही तो ही हैं। सीखते हैं। या। गलतियां के बगैर सीखेंगे कैसे? वैसे तो बड़े होंगे, लेकिन ऐसी जो साइबर में गलतियां हो रही हैं, क्योंकि ये वायरल जा रहा है या लोगों तक जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए वो थोड़ा सा उसका एक सीरियसनेस है, उसका वो है। तो फिर आप बच्चों को कैसे हैंडल, मतलब क्या अवेयरनेस देती हैं, किस तरह का अवेयरनेस देती हैं? हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ पर्टिकुलरली, या प्री टीन बच्चों के साथ, तो उनको हम लोग 2-3 चीज़ें सिखाते हैं। पहली तो ये वर्क कैसे होता है। इंटरनेट आप यूज़ करते हो ये ठीक है, पर इंटरनेट जैसे मैंने कहा कि वो इमोशंस का बाजार है, तो वो वर्क कैसे होता है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर सर्च इंजन पे जाते हो तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स किस तरह से तैयार होते हैं। वो डिजिटल फुटप्रिंट्स आप ही को एंगेज रखने के लिए किस तरह से आप तक पहुंचते हैं और आप एंगेज रहते हैं। यहाँ से लेकर साइबर क्राइम्स तक, कि साइबर क्राइम्स कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को मालूम नहीं होता है, तो वो विक्टिम भी होता है और उसके हाथ से भी कोई क्राइम हो सकता है। तो आप विक्टिम कहाँ पे हो सकते हो या आपके हाथ से अनजाने में क्या गलती हो सकती है, ये हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। और सबसे मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन, दैट इज़ कंसेंट। क्योंकि रियल लाइफ में गुड टच बैड टच है, ऑनलाइन स्पेस में गुड टच बैड टच नहीं है। कोई आपको टच नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे अब्यूज़ नहीं है, वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है, वहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ नहीं है, बहुत सारा है। तो हमारे साथ अब्यूज़ हो रहा है ये भी बच्चों को कई बार पता नहीं चलता है, समझ में ही नहीं आता है। तो उसके रेड फ्लैग्स क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चैट्स में किस तरह के चैट्स अगर आपको आए तो इसका मतलब होता है कि ये इमोशनल अब्यूज़ है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो ये जो इंडिकेटर्स है वो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको किसी से मदद लेनी है, हु इज़ अ एल्डर पर्सन, या फिर आपको टीचर को बताना है या फिर आपको पेरेंट्स को बताना है। ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। ओके, सो अब आते हैं टीन्स पे। या
क्योंकि वहाँ पे तो कहते हैं ना कि इतना कुछ बवाल चल रहा है। बवाल चल रहा है, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी समझ भी है, हाँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बच्चा हो, आपको समझ भी है, Yes. लेकिन फिर भी आप बॉर्डर्स क्रॉस करते हो। हाँ तो ये कंपल्शन क्या है? जैसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, या और क्या है इसमें जो बहुत teenage- सारी है। टीनेजर्स का प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कह सकती मैं, पर Psychology है। या साइकोलॉजी ये है कि उन्होंने उनकी लाइफ जो है वो इंटरनेट से अटैच कर दी है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण कोविड है। हम्म, क्योंकि कोविड के दरमियान जो बच्चे घर पे थे, जिनका स्कूलिंग पूरा ऑनलाइन चल रहा था, तो उन्होंने वो स्पेस जो है, वो स्पेस उनकी आइडेंटिटी से जोड़ दी है, हम्म, और वो रिवर्स इंजन उसका नहीं है। पीछे आना बहुत मुश्किल हो रहा है उन बच्चों को, क्योंकि वो जो 2 साल थे जब बच्चे घर पे थे, वो बाहर नहीं जा सकते थे, उनका स्कूल ऑनलाइन था, उनके सारे क्लासेस ऑनलाइन थे, उनकी बर्थडे पार्टीज ऑनलाइन चल रही थी, उनका रोज का जो कोई भी इंटरेक्शन था पीयर्स के साथ वो ऑनलाइन चल रहा था। तो उनको अभी ऐसा हो गया है कि अगर मेरे जीवन से आप इंटरनेट निकाल दोगे तो आई विल नॉट सर्वाइव। जो जेनजीज है और जेन अल्फाज है, उनके दिमाग में ये फिट है कि अगर आप मेरे लाइफ से इंटरनेट निकाल दोगे, या मेरे लाइफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या उनके जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो निकाल दोगे, तो आई विल नॉट एबल टू सर्वाइव। wow, तो अभी यहाँ पे हम लोग काम करें कि नो, दिस इज नॉट द केस, यू कैन सर्वाइव, इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो किसी भी पहली वाली जो पीढ़ी थी उससे बहुत सारे कम है। इसका एक कारण ये है, जब कोविड था तब जो बच्चे आप 7th या 8th स्टैंडर्ड में थे या 6th स्टैंडर्ड में थे, तो जो प्राइम ईयर्स होते हैं ना, जहाँ हम लोग हमारे दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, किसी दुकान पे जाके मम्मी पापा बोलते हैं जा ब्रेड लेके आ, तो ब्रेड लेके आते हैं। ये जो सोशल इंटरेक्शन होता है उन सालों में, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ये जो 3-4 साल होते हैं जहाँ बच्चा बाहर की दुनिया को एक्सपोज होता है, उसी समय उसको बंद या उस समय ये सारे बच्चे घर पे इंटरनेट पे थे। तो जो सोशल समाज में निकल के जो हम लोग करते हैं, जो स्किल्स डेवलप होती है जिसे लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो स्किल्स इन बच्चों में बहुत देर से डेवलप हुई, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स के बाद बाहर निकले। क्योंकि कोविड ने जो डैमेज किया है, मुझे ऐसा लगता है वो एजुकेशन डैमेज नहीं है, वो पढ़ाई का डैमेज नहीं है, वो ये डैमेज है कि जो स्किल्स डेवलप होती है ना बाहर की दुनिया में, वो स्किल्स आपकी इंटरनेट पे नहीं डेवलप होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर अभी कैसा हो रहा है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि टीन्स को ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो आई विल नॉट बी एबल टू प्रूव माई सेल्फ। अगर मैं इंस्टा पे नहीं हूँ तो सब बच्चे मुझे कहेंगे या यू आर सो लेम। अगर मैं किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ तो मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के बच्चों का या टीनेजर्स का प्रॉब्लम ये पीयर प्रेशर नहीं है, वो है पीयर एक्सेप्टेंस। मेरे सारे जो दोस्त हैं उनमें मैं एक्सेप्ट कैसे हो सकता हूँ, इसके लिए जो भी करना चाहिए वो बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस चाहिए। और इंटरनेट का जैसे मैंने कहा कि वो इमोशंस पे आधारित है, तो उसका जो डिज़ाइन है वो ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर आधारित है कि आपको तुरंत सब कुछ चाहिए वहाँ पे, यू कूल या यू लुक कूल डूड, और जो कुछ भी है वो इमीडिएट चाहिए आपको। तो अभी के टीनेजर्स में क्या हो रहा है कि वो इमीडिएट का जो आदत है ना, कि वहाँ पे सब कुछ इमीडिएट चाहिए, वैसे भी वैसी ही चीज़ें वो ऑफलाइन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मुझे वहाँ 1 मिनट में ये मिलता है तो मुझे ऑफलाइन भी ये 1 मिनट में मिलना चाहिए। एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन वर्ल्ड और ऑफलाइन वर्ल्ड ऐसे नहीं वर्क करता है। पर ये दोनों स्पेसेस अलग तरीके से वर्क करती है, ये दोनों स्पेसेस अलग है, ये उनको आइडेंटिफाई करके देना पड़ रहा है। जैसे आप अभी कहा, विच इज़ वेरी वेरी क्या कहते हैं सीरियस, कि स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है,
आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको पेशेंस रहना पड़ता है। ये इंटरनेट पे आते ही आप कुछ भी पट से कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू अक्वायर इन अ डे, और आपको लगता है कि आपको तो सब आ गया, और आपको यू अक्वायर्ड थिंग्स। सो ये लाइन बड़ा मतलब बहुत डेंजरस है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग कॉलेजेस में काम करते हैं, तो दो चीज़ें मैं कॉलेजेस में अभी देख रही हूँ। वन, बच्चे जाते ही नहीं हैं पढ़ने। हाँ, तो एडमिशन ले लेते हैं पर कोई जाता नहीं है पढ़ने। परसेंटेज इज वेरी लो अटेंडेंस का। दूसरी चीज़ ये है कि कई बच्चे मैं अभी ऐसे देख रही हूँ, वो बोलते कि पढ़ाई करनी ही क्यों है। क्योंकि मुझे तो इंटरनेट पे सब मिल जाता है, मेरे सारे सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे, तो मैं जाऊँ क्यों, मैं पढ़ूँ क्यों। अगर मैं ग्रेजुएट भी हो जाता हूँ तो नौकरी कहाँ है, तो मैं क्यों करूँ ये सब मगजमारी। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। और तीसरी चीज़ देखती हूँ मैं, वो कोई भी असाइनमेंट आई, कोई भी क्वेश्चन पूछा, इमीडिएटली चैट जीपीटी। बच्चों ने असाइनमेंट के लिए चैट जीपीटी का यूटिलाइज करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि खुद के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि आपका दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करोगे। और वही चल रहा है कि आप कोई टीचर ने कहा ये इसके ऊपर कोई आप ऐसे लिखो, तो वहाँ पे जाएंगे, डालेंगे राइट ऐसे इन दिस वर्ड्स, तो वो ऐसे दे देगा। ये सिर्फ कॉपी करते हैं। तो नॉलेज एक्वायर कैसे हुआ? नॉलेज एक्वायर नहीं हुआ। आप खुद का सोच दिमाग कैसे लगाओगे? आपको खुद को सोचना पड़ेगा ना लिखने के लिए, तो वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। Absolutely. अगर मैं कुछ सोचूंगी ही नहीं तो मेरी ओपिनियंस बिल्ड नहीं होंगी। मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं खुद क्या सोचती हूँ, क्या समझती हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है, मेरी लैंग्वेज डेवलप हुई है या नहीं हुई है, मेरी वोकैबुलरी कैसे है। ये कुछ भी नहीं है ना इसमें, क्योंकि वो चैट जीपीटी दे रहा है, आप सिर्फ उसको कॉपी कर रहे हो। तो आपकी स्किल्स कहाँ है? तो वो नहीं है। सो ये जो दो तीन चीज़ें हैं ना, वो आई गेस बहुत डैमेजिंग है। और जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे ऐसा भी कई बार लगता है, जब मैं बच्चों के साथ भी बात करती हूँ कि आप ये क्यों करते हो, कि आपको क्यों कॉलेज नहीं जाना है, आपको क्यों क्लासेस अटेंड नहीं करने हैं, तो बहुत बार बच्चे भी ये कहते हैं, टीनेजर्स, कि जो टीचर्स बोलते हैं वो सारा टेक्स्ट बुक में या ऑनलाइन है, उसका एनालिसिस हमको चाहिए, उसके आगे का कुछ अगर है तो वो हमें समझने में इंटरेस्ट है, और वो वहाँ पे नहीं मिलता है तो हम लोग क्यों जाएं। टेक्स्ट बुक पढ़ के तो हमको सब पता चल जाता है, ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया तो भी टेक्स्ट बुक के एक्स्ट्रा भी पता चल जाता है। पर इस सब का मतलब रियल लाइफ से कैसे जोड़ते हैं वो अगर हमें कोई बताएगा तो हम लोग कॉलेजेस में जाएंगे। So the danger is, one is acquiring knowledge, और knowledge से आगे सबसे बड़ा wisdom होता है, जिसके लिए आपको अनुभव की ज़रूरत है। अनुभव के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो that's a danger zone completely. It's very dangerous zone. So अब ये बताइए, ये आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कोई अलग खुद को बनाना। हाँ। यानी आप जो नहीं है, किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना। ओके। और प्रिटेंड करना कि मैं वही हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ अ साइबर क्राइम। अच्छा। ये भी बच्चों में बड़ा चलता है। फॉर एग्जांपल टीनेजर्स में पर्टिकुलरली, हमारे ही स्कूल में या क्लास में कोई लड़का या लड़की हो, उसके नाम से अकाउंट निकाल देना और फिर किसी और के साथ उस अकाउंट से चैटिंग करना, या फिर उस अकाउंट से कोई चीज़ें वायरल करना। ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, विच इज़ एक्चुअली अ क्राइम, बिकॉज आइडेंटिटी थेफ्ट ये साइबर क्राइम है। पर एज आई सेड कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है, तो अनजाने में ये चीज़ें टीनेजर्स कर देते हैं। या फिर टीनेजर्स में और एक ट्रेंड बहुत दिखता है, वो अगर आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि सीन पे छोड़ दिया, तो लॉस ऑफ पेशेंस कि आपने चैट देखा है पर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दैट इज अ इंसल्ट।
तो ये अगेन दिस इज अ लाइफ स्किल का प्रॉब्लम है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि सामने वाला जो इंसान है वो कुछ कर रहा होगा, उसको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, उसके हाथ में कुछ अलग चीज़ें चल रही होगी शायद, सो वो टाइम ले रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए, पर वो समझ में नहीं आता बिकॉज ऑफ इंटरनेट का जो डिज़ाइन है कि इंस्टेंट मुझे रिप्लाई चाहिए, इंस्टेंट मुझे सर्च करने के बाद जो कुछ भी रिजल्ट है वो चाहिए, मुझे सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो ये जो इंस्टेंट वाला जो झमेला है उसमें ये बच्चे ये अंडरस्टैंड करना भूल गए कि सामने वाला इंसान है, वो एआई बॉट नहीं है, उसको वक्त लग सकता है आपको रिस्पॉन्ड करने में, वो टाइम ले सकता है, वो सोच सकता है कि मैं इसके ऊपर क्या रिएक्शन दूं, पर वो जो स्पेस लेना ज़रूरी है, वो जो टाइम लेना ज़रूरी है कि थोड़ा पेशेंस से बैठो सोचो, वो नहीं हो रहा। और आपको मैं बताती हूँ ये सिर्फ टीनेजर्स में नहीं है, ये मैं सारे एज ग्रुप में देखती हूँ। तो सेंसिटिविटी भी जा चुकी है। बड़े जो है सीनियर सिटीजन्स, उनमें भी मैं ये देखती हूँ, मैंने मैसेज किया उसने रिप्लाई नहीं किया, अरे रुको थोड़ा, सामने वाला कहीं हो सकता है, थोड़ा वक्त दो, 2-3 घंटे के बाद नहीं आया मैसेज तो फिर से आप मैसेज करो, उनको 1 मिनट में मैसेज का रिप्लाई चाहिए। सो ये मैं टीनेजर्स में भी देखती हूँ, ये मैं सीनियर सिटीजन्स में भी देखती हूँ, बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ इंटरनेट। अच्छा, और सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम है प्राइवेसी, या वो भी आप क्रॉस कर चुके हो, न्यूडिटी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज्ड या बहुत वेरी इनसेंसिटिवली। या तो ये क्या चक्कर है, ये कैसे होता है, क्यों होता है? होता क्या है कि टीनेजर वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, और ओवरऑल इंटरनेट पे सॉफ्ट पॉर्न जो है वो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए आपको कोई अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की आज ज़रूरत नहीं है। वो आप सोशल मीडिया पे आपको एक्सेसिबल है, वो आपको यूट्यूब पे एक्सेसिबल है, वो आपको हर जगह पे वो अवेलेबल है। तो होता कैसा है कि जब आप लगातार इस तरह का कंटेंट देखते हो तो जो वो सेंसिटाइजेशन होता है ना, वो जो आपकी संवेदनशीलता होती है वो कहीं पे उसको डैमेज होने लगता है, और आपको कुछ लगता नहीं है वो देखने में। सो इट्स वेरी नॉर्मल कि आप न्यूडिटी देख रहे हो, आप कोई बेड सीन देख रहे हो, आप कोई किसिंग सीन देख रहे हो, आप कोई सेक्स सीन देख रहे हो, सेक्स क्लिप देख रहे हो, इसमें आपको अनकंफर्टेबल होना, या फिर अनकंफर्टेबल भी छोड़ दो कि ये मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ ये मैं कितनी बार देख रहा हूँ, और इसका मतलब क्या होता है वो एज में। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनर्स। तो ये समझ जो होती है वो उसमें प्रॉब्लम होने लगता है, और फिर दूसरों की न्यूडिटी देखने में प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी खुद की जो मैं फोटोग्राफ्स निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ वो देखने में या सर्कुलेट करने में भी कोई दिक्कत आना बंद हो जाता है। सो डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी भेजते हैं, सभी एक दूसरे को भेजते हैं, तो मैं भेजना तो क्या, उसमें क्या हो गया, इतना कुछ उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कहाँ जा चुका है। मुझे याद है जब हम जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैं था तो हमारे लिए न्यूड स्टडी हुआ करता था, दैट इज़ मोर कनेक्टेड टू एस्थेटिक्स, एस्थेटिकली कैसे एग्जैक्टली। सो एस्थेटिक्स नहीं है लूजिंग कंप्लीट, या एब्सोल्युटली सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। नहीं, वो कहीं भी नहीं है, इट्स जस्ट ये भेज रहा है, वो भेज रहा है, वो भेज रहा है, एंड इट्स कूल तो मैं भी भेज रही हूँ, ऐसा चल रहा है, एंड दैट इज़ वेरी डैमेजिंग। क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो खुद की जो आइडेंटिटी है वो छिपा के वहाँ पे घूमते रहते हैं, प्रेडिटर्स होते हैं, पीडोफिलिया जो उनको है वो लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे। और जब आप इस तरह का कंटेंट सर्कुलेट करते हो तो वो कहाँ पे जाएगा ये आपको कभी पता नहीं चल सकता है। और एक चीज़ इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इंटरनेट पे आपने एक बार कुछ डाल दिया, अपलोड कर दिया, तो वो इंटरनेट से नहीं जाता है, डिलीट नहीं होता है। अगर आप आपके अकाउंट से डिलीट कर दो, आपके मोबाइल से डिलीट कर दो, आपका पूरा अकाउंट ही आप डिलीट कर दो, फिर भी उसके फुटप्रिंट्स या द कंटेंट इज देयर, वो वहाँ से डिलीट नहीं होता है।
सो हम लोग ऑलवेज टीनेजर्स के साथ जब भी बात करते तो उनको ये बताते कि वंस ऑनलाइन ऑलवेज ऑनलाइन, ये आप कभी भूलना नहीं। वो आपका फोटो हो, वीडियो हो, कमेंट हो, कुछ भी हो, एक बार वहाँ चला गया तो वही ही रहता है, वो वहाँ से डिलीट नहीं होता है। तो आप आपके क्या फुटप्रिंट्स बना रहे हो, ये अपलोड करने से पहले सोचना ज़रूरी है। एक बार आपने अपलोड कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, और वो अपलोड की हुई चीज़ किसके हाथ में जाएगी इसका भी कंट्रोल आप पे नहीं है। आप नहीं तय कर सकते, आप नहीं उसको ट्रैक कर सकते कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो आप अगर आपका कोई फ़ोटो वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, किसके हाथ में जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये आप तय भी नहीं कर सकते, आप उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना, थोड़ा उसको विजडम से लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू आर इन अ बिग ट्रबल। सो एक साइकोलॉजी है जिसको हम सब जानते हैं कि ट्रोलिंग, स्पेशली सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, और इनके साथ ट्रोलिंग होता है। तो ये ट्रोलिंग क्या साइकोलॉजी है, इसमें क्यों लोग पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, और इससे निकले कैसे? क्योंकि इससे किसी पे अगर ट्रोलिंग होता है तो ऑब्वियसली आप साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा लो होते हो, डिप्रेशन में जाते हो, जिसके साथ ये हो रहा है, सभी के साथ नहीं लेकिन कुछ लोग होते हैं। तो ये क्या वर्ल्ड है? होता कैसे है कि ये जो ब्लैक स्क्रीन है, जब आप इसके ऊपर कुछ कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप तक कोई पहुंचेगा नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपने कुछ भी कहा, कुछ भी कैसे भी वर्ड्स इस्तेमाल किए तो चलता है। ऐसे ही वहाँ पे डायलॉग होता है। ये एक साइकोलॉजी हो गई है जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के इंटरनेट यूज़ के बाद हुई साइकोलॉजी है। माने इनिशियली कुछ ही लोग थे जो ट्रोलिंग के किया करते थे, पर वो देखने वाले बहुत सारे थे, और धीरे धीरे जो लोग कल तक सिर्फ देखा करते थे ट्रोल्स को, उनको ऐसे लगने लगा कि अरे इंटरनेट पे तो ऐसे ही बात किया करते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, या फिर किसी को नीचा दिखाना, या फिर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स करना, ये नॉर्मल है इंटरनेट पे। ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ इट इज़, वो नॉर्मलाइज हो गई है, और हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं ये पता ही नहीं चलता है लोगों को। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक साइकोलॉजी है कि लोगों को लगता है कि स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, आई एम सेफ, नोबडी इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग टू मी। दूसरी एक चीज़ ट्रोल्स के बारे में होती है कि हम सभी लोगों के अंदर एक शैतान होता है और वो दबा होता है, बिकॉज हम लोग सिविलाइज्ड है, विजडम कल्चर्ड है, विजडम का लेवल होता है कुछ ना कुछ। तो वो जो शैतान है वो दबा रहता है, हम उसको दबा के रखते हैं। पर जब हम लोग इंटरनेट पे आते हैं तो खुलजा सिमसिम जैसा होता है, और वो जो शैतान है अंदर का वो बाहर निकल के आता है, और लोगों को ये पता ही नहीं चलता कई बार कि वो शैतान बाहर निकल के आया है। क्योंकि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और मैं ट्रोलिंग कर रहा हूँ, इसमें बहुत थिन लाइन है जो आइडेंटिफाई नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं मैं ट्रोल कहाँ कर रहा था, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा था, ये तो क्रिटिसिज्म है। लेकिन क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में बहुत थिन लाइन होती है, और आप कब यहाँ से यहाँ चले जाओगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो उस स्पेस में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है जब आप कोई भी चीज़ पे कमेंट करते हो, या फिर किसी दूसरे इंसान पे आप कमेंट करते हो। ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि जो वाइज है, पर कई बार ट्रोलिंग के साइड में झुक जाते हैं। तीसरे लोग कौन होते हैं जो गंदी बातें करने के लिए ही इंटरनेट पे आते हैं। तो इंटरनेट उनके लिए एक इमोशंस की भड़ास निकालने का तरीका है, प्लेटफॉर्म है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ही पैथेटिक है, मुझे बहुत सैडनेस है, मुझे कुछ हैपनिंग नहीं है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, तो मैं वहां जाती हूँ
या जाता हूँ और वहाँ सारी भड़ास निकालता हूँ किसी और के ऊपर, जो साइकोलॉजी में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि मैं किसी और चीज़ का गुस्सा किसी और पे निकाल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं। और जो साइबर क्राइम भी हो रहा है, या वो भी तो हो ही रहा है, सबको मालूम है। तो ये इसको क्या कहते हैं इसको, क्योंकि इस पे तो सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। क्या कहते हैं, लॉ जुड़ा हुआ हाँ। है, पुलिस है, सब उसको Yes. वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि अभी तक वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अभी तक वो उस पर कोई ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके मतलब फुटप्रिंट्स क्यों नहीं मिल रहे? अगर आप कहती हैं कि फुटप्रिंट्स हैं। या नहीं, फुटप्रिंट्स तो होते हैं पर आप उसको कवर भी कर सकते हो। अच्छा। लाइक वीपीएन जैसे जो टेक्नोलॉजीज है, हाँ। उसके साथ आप आपके आईपी एड्रेस, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये सारे कवर कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है जो आप तक न पहुँचे। क्योंकि क्राइम करने वाला पहले क्या सोचता है, तो यहाँ से बाहर निकलने का सोचता है। क्राइम से, क्राइम जो कर रहा है उससे बाहर कैसे निकले ये पहले सोचता है, फिर क्राइम करता है। तो ये सारी जो वीपीएन जैसी टेक्नोलॉजीज है वो यूटिलाइज बहुत ज़्यादा होती है, रादर वही यूटिलाइज होती है साइबर क्राइम के लिए। वीपीएन टेक्नोलॉजी, वीपीएन ये एक तरीके का शैडो है, या पर्दा बोल सकते हो आप, जिसके पीछे आप छुप सकते हो और आपका आईपी एड्रेस हो या आपका लोकेशन हो या आपका आइडेंटिटी हो, ये कुछ भी रिवील नहीं होता है। तो एक उसमें ऐसा है कि अगर आप आपकी डिजिटल प्राइवेसी चाहते हो तो ऑब्वियसली वीपीएन इज गुड। ऐसा नहीं है कि वीपीएन टेक्नोलॉजी इज बैड, पर सब कुछ छिपा रहता है तो साइबर क्रिमिनल्स जो है वो भी इसी टेक्नोलॉजी या इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करते हैं। ये एक कारण है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है साइबर क्राइम करने वाले लोगों तक पहुंचना। दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। लेयर्स में काम करते हैं। मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था, कई साइबर पुलिसों के साथ बातचीत करके, कि टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेयर्स में काम करते हैं, स्लैब्स होते हैं, ग्राउंड लेवल में ये काम करेगा, बीच में ये लोग काम करेंगे, अपर लेवल में ये लोग काम करेंगे, टेक्नोलॉजी वाइज ये लोग काम करेंगे। ऐसे हायरार्कीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने कई देखा होगा, कई वेब सीरीज़ भी इसके ऊपर निकली है। वैसी एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ है कि हमारे देश में कई राज्यों में पूरे गांव का गांव एक ही काम करता है, एंड दैट इज़ साइबर क्राइम। ये रियलिटीज़ है। तो अगर आपको पहुंचना है तो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सारे अगर मिले हैं तो कैसे आप उस तक पहुंच, या कम्युनिटी अगर मिली है तो कैसे आप वहाँ तक पहुंचोगे, कैसे आप क्रिमिनल्स को पकड़ोगे, कैसे करोगे। सो इट इज़ चैलेंजिंग जॉब, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे देश में जो साइबर क्राइम से लड़ने वाली पुलिस है वो भी बहुत सशक्त है और वो बहुत स्ट्रांगली उसको कन्फ्रंट कर रही है। उसके तो उस इधर भी तो फिर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करते हैं, जो तो अपडेट होना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ट्रेन होना पड़ता है। चैलेंजेस है डेफिनेटली, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग बहुत स्ट्रांगली इसमें काम कर रहे हैं, एज अ गवर्नमेंट, एज अ पुलिस फोर्स। क्योंकि आपकी वो सिनर्जी है ना, क्योंकि आप अवेयरनेस दे रही हैं, आप ये दे रही हैं, साथ में पुलिस को भी, साथ में लॉयर्स को भी आप साथ में ले रही हैं। बिकॉज अगर ट्रोल होता, मतलब ये साइबर कोई विक्टिम होता है तो ऑब्वियसली उसको मेंटली वो मतलब संक हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, कहीं उससे गुजरना पड़ता है। तो उधर भी आप हेल्प करती हैं, आप साइकोलॉजिस्ट। हमारा काम ही वही है। साइबर मैत्र इज अ फर्स्ट एड सेंटर। सो हम लोग मैत्र साइबर मैत्र ये हमारी संस्था है जो एक फर्स्ट एड सेंटर के हिसाब से काम करती है। अगर आपको कोई एफआईआर दाखिल करना है या आपको कोई पुलिस की मदद चाहिए तो हम लोग उस तरीके से आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्टिंग कैसे करना है, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए, कौन से स्क्रीनशॉट चाहिए, क्या कंटेंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ये सब हम लोग बताते हैं।
फिर अगर आपको कोई इमोशनल ट्रॉमा हो, कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सेक्सटॉर्शन जैसे केसेस में बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है उन लोगों को, तो उनको कई बार साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की या थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग उन तक पहुंचाते हैं कि आप इनसे बात करो तो आपको थोड़ा उसमें मदद मिलेगी या रिलीफ मिलेगा। सो आपका बेस पूना में है? नहीं, बेस पूना में है। और यस, आप बिल्कुल महाराष्ट्र पूरा महाराष्ट्र में आप कवर करती हैं। आपके क्या कहते हैं साथ नेटवर्क है? नेटवर्क है, लॉयर्स अटैच्ड है, काउंसलर्स अटैच्ड है, तो इन सब की हेल्प के साथ हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करते हैं आम आदमी को कि आपको अगर साइबर स्पेस के बारे में कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो आप हमारे पास आओ, हम आपको उसका रास्ता बताएंगे, सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगी वो बताएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी दूसरी चीज़ों के बारे में हेल्प चाहिए, लाइक साइकियाट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, तो उन तक हम आपको पहुंचाएंगे। वाह, ये काम हम लोग करते हैं। वेरी बिग और क्या कहते हैं नीड ऑफ द टाइम। तो आपने मेरे ख्याल से लंदन की एक यूनिवर्सिटी के साथ आपने कोर्स किया था, वाई वी पोस्ट। वाई वी पोस्ट, एंड आई थिंक कोई वो डिज़ाइन किया था वेरी वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डैनियल मिलर करके है, उन्होंने वो डिज़ाइन किया हुआ कोर्स था। और उसका आइडिया ये था कि सोशल मीडिया का एंथ्रोपोलॉजी के एंगल से स्टडी करना। तो उन्होंने क्या किया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 11 लोकेशंस पे उनके जो असिस्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनको उन्होंने भेजा था। वो सारे लोग उन लोकेशंस पे 1.5 साल तक रहे और रिसर्च किया कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो कोई एक इंडस्ट्रियल चाइना में था, कोई त्रिनिदाद में था, कोई इंडिया में था, कोई लंदन में था, कोई कहीं और था। ऐसी 11 लोकेशंस पे वो सारे लोग थे। और ये 1.5 साल के स्टडी के बाद जो कुछ भी रिजल्ट्स उनके हाथ में आए, उस रिजल्ट्स के आधार पे उन्होंने ये कोर्स बनाया था, वाई वी पोस्ट, एन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोशल मीडिया। तो मैंने वो किया क्योंकि मुझे ऐसा बहुत एज बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ऐसा बहुत लग रहा था जब मैं ये सारी प्रोसेस में थी कि हम लोग इंटरनेट जिस तरीके से यूटिलाइज करते हैं उसमें आपके खुद का अपब्रिंगिंग, आपकी फैमिली में जो वैल्यूज़ है या फिर आपके खुद के जो वैल्यू सिस्टम है, आपके जो बिलीव्स है, आप जो कुछ भी सोचते हो, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो हर एक इंसान दूसरे की तरह ये यूटिलाइज नहीं करता। हर एक इंसान का यूनिक स्टाइल है इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करने का, एंड इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विथ ऑल दिस फैक्टर्स। तो ये मुझे लग रहा था, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे वो जो कुछ भी लग रहा है वो है या नहीं। जब मुझे ये कोर्स के बारे में पता चला तो मैंने वो किया, एंड दैट मैं आपको बताऊं मेरा पूरा नज़रिया बदल गया। ये पूरे इंटरनेट के वर्ल्ड को देखने का जो नज़रिया है वो मेरा पूरा चेंज हो गया आफ्टर डूइंग दैट कोर्स। बिकॉज एक पैरामीटर में आप नहीं रख सकते सबको। आप हर एक इंसान की केस, हर एक इंसान का क्वेश्चन, हर एक इंसान की समस्या, उसकी ज़रूरत, उसकी सोच, उसका बहुत behavior, सारे चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। उसका इमोशनल क्वोशंट क्या है, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या है, उसने चाइल्डहुड में हैप्पी चाइल्डहुड है उसका या अब्यूजिव है, ये भी उसमें मैटर करता है जब वो सोशल मीडिया पे आता है। इतनी सारी चीजें मैटर करती वो है। अपना सब लेके आता है, लेके सब कुछ लेके आता है, सब कुछ लेके आता है। उसका बैगेज लेके आता है, उसके हैप्पीनेस क्वोशंट लेके आता है, उसका इमोशनल अप डाउन जो कुछ भी चल रहा होता है वो लेके आता है, उसके बिलीफ सिस्टम्स लेके आता है, उसके वैल्यूज लेके आता है, उसके मॉरल्स लेके आता है, सब कुछ लेके आता है। सो इन अ वे इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, उस आदमी का रिफ्लेक्शन है। जो कुछ भी है, उसका जो कुछ भी डिजिटल प्रोफाइल है वो उस इंसान का रिफ्लेक्शन होता है। और जैसे ही मतलब अच्छाई हो रही है वैसे ही क्राइम हो रहा है, क्योंकि क्राइम नॉर्मल लाइफ में भी हो रहा है और डिजिटल भी हो रहा है। एग्जैक्टली।
तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि रियल लाइफ एंड वर्चुअल लाइफ ये दो अलग चीज़ें हैं, ये दो अलग जगह हैं, वर्ल्ड्स हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक ही स्पेस के दो हिस्से हैं, या इंटीग्रेटेड है, और जिसे हम लोग आफ्टर कोविड हाइब्रिड नाम से जानते हैं। तो वी आर लिविंग इन अ हाइब्रिड लाइफ, और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके आगे हम लोग हाइब्रिड ही लाइफ जीने वाले हैं। देयर इज़ नो अदर वे राउंड, देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो गोइंग बैक। So now the lines are diminished completely. Completely. So we are in a hybrid lifestyle. जितनी जल्दी हम लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग हाइब्रिड में जी रहे हैं, उतनी जल्दी उसका बैलेंस हम लोग सीख लेंगे। जब तक उसका बैलेंस नहीं सीखते हम लोग, तब अब तक सिर्फ ये है कि इसके डूज एंड डोंट्स और इसके वो हैं, हम इसको जान लें और इसका अवेयरनेस रखें, तो समझना जरूरी है। हाँ, तो अब आते हैं कि जैसे इवन जो सीनियर्स हैं वहाँ पे भी ये पहुँचा, उनके बिहेवियर्स और उनका वो है, तो उसके बारे में आप जरा बताइए। सीनियर सिटीजन्स के बारे में क्या हुआ है कि उनके लिए मोबाइल की जगह टीवी की जगह मोबाइल ने ले ली है। हाँ। कल तक वो टीवी पे खुश थे अभी वो यहाँ पे खुश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा है कि अरे आपको नहीं आता है, आपको इतना नहीं आता है, आपको फोन और टीवी पे आप क्या 200 चैनल्स, अगर आपके पास सभी कुछ सब्सक्रिप्शंस है तो 200 चैनल्स है। यहाँ पे तो आप पूरी दुनिया, आपको अनलिमिटेड एक्सेस और अनलिमिटेड वर्ल्ड है। तो उनके लिए तो ऐसा हो गया है कि बाप रे, ये पूरी अलग ही दुनिया खुल गई है उनके लिए। पर प्रॉब्लम वही है, अगेन डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके थ्रेट्स है, उसके जो इश्यूज है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे वो अननोइंगली कर देते हैं, या फिर किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, या फिर कोई उनको कॉल करता है और उनको लगता है कि यार दिस इज ट्रू। कई बार उनके लाइफ की सेविंग्स चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। माने हम लोग जब सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करते हैं तो हम एक चीज उनको ऑलवेज बताते हैं कि अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो इंसान या वो कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी, अगर आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, बहुत स्वीट से बात कर रहा है, आपको बहुत समझ के बात कर रहा है और कह रहा है कि नहीं मैं आपको बहुत आपका दर्द समझ रहा हूँ, तो ये रेड सिग्नल है। क्योंकि कई बार कैसे होता है ना कि रियल लाइफ में कुछ चल रहा होता है, घर में कुछ अनबन चल रही होती है, तो कोई अगर तीसरा इंसान आपको बताए नहीं वो तो चलता है, मैं समझता हूँ आपको, तो आपको हल्का सा अच्छा लगने लगता है, बट दैट इज अ थ्रेट इन ऑनलाइन स्पेस। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि जब सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है तो कई बार यही स्ट्रैटेजीज होती है कि उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आओ, बहुत प्यार से बात करो, बहुत अंडरस्टैंडिंग से बात करो। आपके घर वाले आपको नहीं समझ सकते पर हम लोग आपको समझ सकते हैं, आपका दर्द समझते हैं, इस तरीके से बात की जाती है। या और उनको वो कॉन्फिडेंट हो जाता, अरे उसके ऊपर उनको विश्वास आ जाए, नहीं ये बंदा अच्छा है, ये अच्छी से, मेरा बच्चा भी मुझसे बात नहीं करता लेकिन ये कितना अच्छा बात करता है, ऐसे कुछ उनका साइकोलॉजी हो जाता है और फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। एक होता है हनी ट्रैप होता है, हनी ट्रैप होता है, या दैट इज द लव ट्रैप, टीनेजर्स या और ये इमोशनल ट्रैप हम कह सकते हैं, इमोशनल ट्रैप्स होते हैं, राइट। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि जैसा हम एडिक्शन होता है, अब एडिक्शन की ओर जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप एडिक्ट हो रहे हो। तो एक तो एडिक्शन क्या होता है, क्योंकि जो सब्सटेंस एडिक्शन होता है, जैसे हम ड्रग्स कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, स्मोक कहते हैं, इसके जब एडिक्शन होता है आपको उसके वो पता चल जाते हैं ना, उसके सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो यहाँ पे तो सिम्टम्स दिखते नहीं है, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स और हाउ डू यू नो दैट दिस इज फॉलिंग इनटू एडिक्शन? इंटरनेट एडिक्शन आइडेंटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बॉडी पे कोई सिम्टम्स नहीं दिखते अनलेस एंड अनटिल एक्सट्रीम लेवल हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो डेली रूटीन आपका किस तरीके से है और स्क्रीन टाइम आपका कितना है, वो आप किस लिए यूटिलाइज कर रहे हो, आप वो कब यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके स्क्रीन पे कुछ देख रहे हो, या फिर आपको हर 3 मिनट में आपका फ़ोन
देखना ज़रूरी पड़ रहा है विदाउट एनी रीज़न। तो ऐसी कई सिम्टम्स होती है, पर वो खुद को नहीं पता चलता, वो किसी ने आइडेंटिफाई करके आपको देनी पड़ती है कि अरे ये हो रहा है, तो आप इन अ रेड जोन, आप डिपेंडेंसी के लेवल पे हो या आप एडिक्शन के लेवल पे हो। या फिर कई बार ऐसे भी दिखता है कि बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे लाइक आइसोलेशन, ओके, या फिर टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स के बारे में ये सिम्टम्स बहुत स्ट्रांगली दिखता है कि अगर उनके साथ मोबाइल के बारे में कुछ बात करने आप जाओगे तो वो बहुत एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, और बहुत एग्रेसिवली आपसे बात करने लगते हैं। तो ये सिम्टम है कि ओवर डिपेंडेंसी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ मोबाइल के बारे में कुछ बात करने जाओगे तो उनको लगता है कि आप ये निकाल लोगे उनसे, तो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट छूट जाएगा, चला जाएगा, तो उसको संभालने के लिए वो एग्रेसिव हो जाता है। तो ये कई बार देखता है। आइसोलेशन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि घर में सारे बैठे हैं, माँ बाप, बच्चे, सीनियर सिटीजन, एवरीबडी इज़ देयर, हर कोई अपने फ़ोन में लगा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, या फिर कोई किसी को ये ज़रूरत ही नहीं है कि मैं तुमसे बात करूँ या तुम मुझसे बात करो या कलेक्टिवली कोई एक्टिविटी करो। ये चीज़ें बहुत डिटोरिएट होने लगी है। तो ये भी एक सिग्नल है कि आपका कलेक्टिव फैमिली का जो स्क्रीन टाइम है वो भी कैसा है, आप एक दूसरे के साथ कितना वक्त निकाल रहे हो, एक दूसरे को वक्त दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है जब आपका जो यूटिलाइजेशन है वो डिपेंडेंसी लेवल पे है या एडिक्शन के लेवल पे है, ये समझने के लिए। और टीनेजर्स के बारे में कुछ कई बार इजी हो जाता है, क्योंकि जब वो ओवर डिपेंडेंट होते हैं या फिर आइसोलेशन में चले गए होते हैं तो उनके मार्क्स पे उसका असर पड़ता है। मेनी टाइम से देखा गया है कि उनके मार्क्स एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं, या फिर वो पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता है, या फिर उनको नहीं पढ़ना होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। या फिर गेमिंग वाले जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गेमिंग में होते हैं, तो उनमें अगेन बिहेवियरल सिम्टम्स दिखते हैं कि वो बहुत आइसोलेशन में चले जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाता है, मैसिवली ड्रॉप होता है, बात ही नहीं करते हैं। या फिर मैंने ऐसे भी देखा है कि कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा गेमिंग में है वो आपके आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्स्टेंटली बोलते समय भी ऐसे 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 करते रहते हैं। सो उनको वो जो किसी के साथ कम्युनिकेशन करना, ये जो स्किल है वो स्किल डेवलप ही नहीं होता है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें ऑनलाइन करने की आदत होती है, स्क्रीन पे करने की आदत होती है, तो रियल लाइफ में कैसे करते हैं, दे डोंट हैव एनी क्लू। तो अभी आपको लगता नहीं है नीड ऑफ द टाइम है कि ये एजुकेशन में बिल्कुल शुरू से इसका पार्ट हो, ये अवेयरनेस का, और यू नो कैसे डिजिटल को आप मतलब किस लेवल पे लाया जाए और कैसे अपनी जो सेंसिटिविटी है, पर्सनालिटी है, अपनी क्या क्या कहते हैं, अपने जो कनेक्शंस हैं उसको संभाल, मतलब ये ऑल दैट हैज टू बी। या मुझे ऐसा लगता है डिजिटल लिटरेसी हाई अलर्ट पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, और हम लोग थोड़ा एफर्ट उसके बारे में कर रहे हैं। मैं साइबर मित्र के अंडर हम लोगों ने फ्रॉम अपर केजी टू 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस डिज़ाइन किया है साइबर डिजिटल लिटरेसी का, और कई स्कूलों में हम लोग अभी वो रन कर रहे हैं प्रोग्राम कि बेसिक्स सिखाओ बच्चों को, इंटरनेट कैसे वर्क होता है, डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल प्रोफाइल क्या होता है, अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो क्या थ्रेट्स है, क्या बेनिफिट्स है, अगर आप किसी AI टूल्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो वो किस हिसाब से यूज़ करने, कैसे यूज़ करने, उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है आपके लिए, आपके स्किल्स आपको कैसे डेवलप कर, ये सब सिखाओ बच्चों को। सिर्फ साइबर क्राइम के बारे में मत बोलो। आप अभी क्या हो रहा है, एवरीबडी बच्चों को सिखाओ साइबर क्राइम के बारे में, वो सिखाना ज़रूरी है, पर लाइफ स्किल्स के बारे में सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो सिखा, वो आप बिल्कुल आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। हम तो देखते हैं कि उबर और इसके ड्राइवर्स, आप कुछ भी डेस्टिनेशन बोलो वो सीधा गूगल पे चले जाते हैं। तो पहले हम याद रखते थे ना, साइंस याद रखते थे, बोर्ड याद रखते थे, या फिर आप पूछते हो ना लोगों से कि अरे ये यहाँ जाना है, कैसे जाऊँ मैं,
आपका तो मैप दिमाग में था होता था कि exactly. आप अगर देखो तो बम्बई इस तरफ है, इसके डायरेक्शन है इस तरफ, तो अभी तो चला गया सब कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें चली गई है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस लाना हर एक इंसान के हाथ पे है, पर आपकी जो बेसिक स्किल्स है एज अ ह्यूमन बीइंग, सी मैं आज कैसा देखती हूँ इस सारी चीज़ों को, तो हम लोग एक स्पीशीज़ है और अगर हमको इंटैक्ट रहना है तो जो बेसिक्स है हमारे, फॉर एग्जांपल एम्पैथी है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी स्किल्स हमको ह्यूमन बनाती है। ये हमारी बहुत बेसिक स्किल्स है। अगर ये स्किल्स हमसे निकल जाएगी, छूट जाएगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। अभी मैं क्या देखती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में, लोग अगर जुकाम हो जाए तो सर्च इंजन पे जाते हैं, उस पर पूछते हैं मैं शॉपिंग करना है तो मैं यहाँ करूँ या वहाँ करूँ। आप इंटरनेट को पूछ रहे हो, आप दिमाग लगाओ, आपको क्या खरीदी करना है, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, आप जाओ, देखो, शॉपिंग करो, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो बेसिक स्किल्स है ना, अगर वो हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो बेसिक स्किल्स पे हम लोग पकड़े नहीं रहेंगे, हाँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। इट्स नॉट अ फ्यूचर, इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस। करेक्ट। तो मतलब ये है कि इसका क्या कहते हैं वापर, इसका यूज़ तो बहुत होगा ही होगा, और इसका फायदा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। वी हैव द वर्ल्ड इज कम, एब्सोल्युटली। आपको क्या कहते हैं, आपका टाइम आप बहुत वो कर सकते हो, आपका ट्रैवल टाइम है, आपका ये है, एब्सोल्युटली काफ़ी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा है। तो अब हमको ये करना है कि इसका फ़ायदा ले करके हमारी जो मेन आइडेंटिटी है एज ए ह्यूमन, उसको कैसे क्या कहते हैं रखा जाए और उसको कैसे सेव किया जाए। तो इसी चीज़ में मैं कहती हूँ कि बैलेंस होना ज़रूरी है, कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन स्पेस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये बहुत ही अवेयरनेस ज़रूरी है कि मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कितनी देर तक इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं मेरी खुद के स्किल्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ या घटाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो विजडम है, ये डिजिटल विजडम आज बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो मैं कौन हूँ, मैं किस लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, मुझे अगर मेरे करियर में इसका इस्तेमाल करना है तो वो किस हिसाब से करना है। हम लोग टीनेजर्स को कहते हैं कि आप, अभी बहुत ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि गैप ईयर लेने का बहुत ट्रेंड है। अभी 10वीं के बाद या 12वीं के बाद बच्चे गैप ईयर ले लेते हैं, एक साल वो आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं। तो हम लोग बच्चों को कहते हैं कि आप अगर गैप ईयर ले रहे हो तो आप ढूंढो ऑनलाइन स्पेस में, बहुत सारी इंटर्नशिप्स होती है, ऑनलाइन होती है, ऑन लोकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकते हैं। कनेक्शंस बनाओ, ढूंढो, उनको अप्रोच करो, सीखो, जाओ वहाँ पे इंटर्नशिप्स करो। सारा वक्त आप अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या चैटिंग ग्रुप्स में बात करने में निकाल दोगे तो आप ये सब कब सीखोगे, कब लर्न करोगे। कई डिजिटल कम्युनिटीज है विच हेल्प्स यू प्रोफेशनली आल्सो। एग्जैक्टली। सो आप उसका इस्तेमाल कर ही रहे हो, आप एक दूसरे को मदद भी कर रहे हो, exactly. शेयर भी कर रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस, सो विच इज अगेन अ वेरी पर्पसफुल एंड वेरी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। इंडिया में भी हो रहा है अभी अच्छी तरीके से, पर वेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर कैंसर पेशेंट के रिलेटिव्स है तो उनकी एक कम्युनिटी होती है, दे कैन शेयर देयर व्यूज़, हेल्प ईच अदर, यू नो, उस काइंड से होता है। या फिर मदर्स के लिए, जो न्यू मदर्स है उनके लिए अच्छी कम्युनिटीज़ है। सो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए ये सारी प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छी काम करती है और बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अभी ये है कि इंडिविजुअली एनहांसिंग योर अवेयरनेस, एनहांसिंग योर एबिलिटीज टू सपोर्ट एंड टू गिव एंड टू इवन टेक। सो इट इज लाइक गिव एंड टेक का जो आपका जो वो है, वो
क्या कहते हैं इंटेलिजेंटली और Wisely. वाइजली Yeah. विद विजडम, ये बहुत जरूरी है बहुत आपका जरूरी है. शार्पन करना. Yeah. दैट इज व्हाट Yeah. नाउ इज because we are in AI era. तो एक है ट्रेनिंग योर माइंड, ट्रेनिंग योर यू नो हाउ योर माइंड वर्क्स एंड हाउ योर, बट उसके साथ ही आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, बिकॉज फिजिकली ऑल्सो यू आर ड्रेन्ड Yes. और योर पोस्चर्स आर नॉट Yeah. राइट, सो हाउ डू यू वर्क ऑन दैट? हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, हमने एक उसके बारे में प्रोग्राम डिज़ाइन किया है. फॉर एग्जांपल सारे बच्चे गेमिंग में आजकल होते हैं, तो वो ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं, और ऐसे 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 और ऐसे, ये पोस्चर होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पकड़ने से आपके जो जॉइंट है वो जॉइंट पेन बहुत जल्दी चालू हो जाता है, या फिर थम जॉइंट्स जो है उनको बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है. नेक में यहाँ पे ये जो जॉइंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर बैक में. तो ये नॉर्मली हम लोग बच्चों में देखते हैं. नॉर्मली कैसा होता है कि लोग कहते हैं नहीं चश्मा लग जाएगा या फिर ये, पर मुझे ऐसा लगता है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये जॉइंट पेन के हैं. जॉइंट और स्पाइन और नेक, स्पाइन नेक सारा ये आपका जैसे जब कि- पोस्चर ऐसा हो जाता है ना, तो ये पूरा गलत ही है. सो काफी नहीं. टीन्स में, काफी यूथ में हम देखते हैं कि ये पोस्चर ही ऐसा हो गया, चेंज हो हाँ. गया, जैसे वो वॉक भी करते हैं हाँ, तो तो ऐसे ही आप- करते हैं. सो बिकॉज दैट्स Yeah. बिकम योर पोस्चर. Yeah, that's become your posture. Because एक तो आप ऐसे देखते हो, या फिर आप एक हाथ में ऐसे देखते हो, तो एक हाथ पे प्रेशर है, एक हाथ आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, एक हाथ पे पूरा प्रेशर है, ऐसे 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 कर रहे हो, या फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो. तो ये जो आपके हाथ है, आपके जॉइंट्स है और आपका जो नेक है, वो डेंजर में है अभी. और दूसरी एक चीज़ जो आपने कही ना कि फटीग होता है, तो हाँ. कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गेमिंग कर रहा हूँ तो मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, या फिर सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ तो मैं रिलैक्स हो सकता हूँ. लेकिन कई रिसर्च ये बताते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे होते हो तो. और वो थकान जो है, ब्रेन की थकान जो है, वो फिजिकली भी आपको कई बार महसूस होती है कि आपको ऐसा लगता है मैं ड्रेन हो गया हूँ, फटीग आया है बहुत सारा, मैं अभी सोना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ. ये चीज़ें आप, ये नहीं होता है कि आप फिजिकली खूब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो हाइपर मोड पे है, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहा है और वो थक चुका है. तो अगर आपका ब्रेन थक चुका है तो आपको वो फिजिकली भी महसूस होगा कि आपका बदन भी थक चुका है. कई बच्चे कहते हैं बहुत बॉडी पेन है, एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं किया होता है पर उनको बॉडी पेन होता है. तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर एक्सर्शन ऑफ योर ब्रेन. वाह, मतलब ये तो अनएंडिंग टॉपिक है, Yeah. बिकॉज ये वर्ल्ड ही बहुत बड़ा है, हम एक सेशन में इसको पूरा नहीं कर सकते. लेकिन हम वापस आप अगर आएंगी तो हम और भी इसको एक्सप्लोर करेंगे. और क्या कहते हैं इसको, जैसी मतलब ये टेक्नोलॉजी आ रही है, बढ़ रही है, उसी तरह हमारे क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ रहे हैं. Yes. तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जैसी हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वैसे ही अपने अवेयरनेसेस को भी बढ़ाना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी, आई एम श्योर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो हमारी बातचीत में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट और ये वर्ल्ड इतना बड़ा है और इसके इश्यूज़ और सारे बहुत सारे हैं जो शायद हम अगले मुलाकात में, अगले पॉडकास्ट में हम लाएंगे. लेकिन आज जिसके बारे में बात हुई है, अगर इसमें से कुछ चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करें, स्पेशली बच्चों को लेकर और अपने आप में, तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं और डिजिटल हेल्थ हम ला सकते हैं. क्योंकि हम जैसे बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ होना ज़रूरी है, तो आज के मोमेंट में और आज के दिनों में डिजिटल हेल्थ होना भी बहुत ज़रूरी है. और अगर इसका आपको फ़ायदा हो रहा है या हमारी बातचीत से कुछ मिल रहा है, कुछ क्या कहते हैं मोमेंट्स अगर आपको मिल रहे हैं जिसका आपको फ़ायदा हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए. और आपके तरफ से अगर कोई इंसाइट्स हो तो वो भी हमें बताइए, ताकि हम इसको क्या कहते हैं एक अवेयरनेस इसका बड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं. और आपका साथ इसमें बहुत ज़रूरी है. धन्यवाद.